जब से सिनेमा का प्रारूप सामने आया तो मेरे लिए हमेशा था कि सिनेमा एक ऐसा है, सपनों की दुनिया है। इस तरीके का अटेम्प्ट करते हो तो आपको टाइपकास्ट होने का डर बना रहता था। उस तरीके के आसपास में व्यक्तियों को देखा है, भले ही मैं नहीं हूँ लेकिन मैंने कई बार देखा है, और उसके लिए सिंपैथाइज करते हैं पर उसके बड़े भाव को समझ नहीं पाते। शायद उस समय ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आती होगी, पर आज समझ में आता है कि पैसा बहुत ज़रूरी है। मैं अपने गाँव में अगर जो मैं कुछ काम करना चाहूँगा तो मेरे गाँव वाले मुझे ज़्यादा वैल्यू देंगे, ना कि कोई बाहर के आके करेगा। जितना बेहतर करते जाओगे, गिवन द अपॉर्चुनिटी, आप उतना ही बेहतर होते जाओगे और सब कुछ मिलेगा आपको। देखिए, कलाकार के तौर पे हमेशा कोशिश यही रही थी कि कुछ अच्छा काम कर सकूं, लोगों के सामने आ सकूं। तो भले ही थिएटर से लेके जमतारा तक में 6-7 साल लग गए, लेकिन जमतारा के बाद बहुत सेटिस्फैक्ट्री है मेरे अंदर कि जो भी मेरे पास पहुंचा है, जो भी काम मेरे पास पहुंचा है, ऑडियंस को पसंद आ रहा है। जो भी काम मैंने किया है उसे दर्शकों का प्यार मिल रहा है, मेकर्स मेरे लिए लेके सोच रहे हैं। तो ये मैं अपने आप को कह सकता हूँ कि अभी तक मैं लकी रहा हूँ, ऊपर वाले की दया रही और घर वालों का आशीर्वाद रहा है कि जो कुछ मिल रहा है मैं उससे अपने आप को काफ़ी सेटिस्फाइड पाता हूँ। बचपन से जब से अब सिनेमा सामने आया, जब से सिनेमा का प्रारूप सामने आया तो मेरे लिए हमेशा था कि सिनेमा एक ऐसा है, सपनों की दुनिया है। और उसमें इस एक्शन थ्रिलर मूवी, जो 80s की बेस्ड जो एक्शन थ्रिलर ड्रामा होते हैं, जिसके महानायक आज भी हमारे साथ हैं अमिताभ बच्चन के रूप में, तो आप कहीं ना कहीं ऐसी सिनेमा करके अब अपने आप को बहुत सेटिस्फाई पाते हो, क्योंकि ये पहला ड्रीम था जो आपके अंदर आता है। माली की स्टोरी एग्जैक्टली वैसी ही थी, माली की कास्ट वैसी ही थी और माली का ओवरऑल सेटअप वैसा ही था, जिसको देख के ना कहने का विषय नहीं बनता, क्योंकि कैरेक्टर भी जिस तरीके का कैरेक्टर मैंने आज तक नहीं किया है वो सारे कैरेक्टर्स थे। आपने एक पूछा, मैंने 4 रीज़न बताए। देखिए, पहले डेफिनेटली इस चीज़ से डर लगता था लोगों को कि आप कुछ भी इस तरीके का अटेम्प्ट करते हो तो आपको टाइपकास्ट होने का डर बना रहता था। पर अब एक अभिनेता के तौर पे जिस तरीके से इंडस्ट्री ने अपने आप को इवॉल्व किया है, अपने आप को विकसित किया है, और ऑडियंस जिस तरीके से वर्ल्ड सिनेमा देख चुकी है, जिस तरीके से उनका एक प्रादुर्भाव हो के सामने आया है, वो बहुत क्लियर कर देता है कि कोई भी अब टाइप कास्ट होने का डर जो है एक्टर्स के अंदर से काफ़ी जा चुका है। सबसे बहुत बड़ा मुद्दा सिर्फ ये रहता है कि आप एक फिक्स पैटर्न में एक्टिंग नहीं करके अलग अलग तरीके के रोल ट्राई करते हो और चाहते हो कि ऑडियंस उस वर्सेटिलिटी से आपको एक्सेप्ट करे, उस वर्सेटिलिटी को प्यार मिले। और मालिक में मेरी कोशिश यही थी कि एक अलग कुछ ट्राई करूं और टचवुड ऑडियंस का प्यार मिला है मुझे। हाँ, कहीं ना कहीं यही तो मैं हमेशा कहता हूं कि थैंक यू कि आपको वो अच्छा लगा। विलन का करते हुए मैं ये कह सकता हूं कि विलन तभी बनता है जब उसके अंदर कुछ ऐसे भाव आ जाते हैं जो कि हीरो से इतर हो, जो कि ये दिखाते हो कि आप एक सामान्य तौर तरीके से कुछ अलग सोचने लगे, या आप में किसी चीज़ की भूख ज़्यादा बढ़ जाए, या किसी चीज़ को आप इतना जान लें कि अपने आप को ऊपर रख के दूसरी चीज़ों को छोटा बता देने लगे। तो आसपास में जिस परिवेश में मैं पला बढ़ा हूँ उसमें ये चीज़ ज़रूर थी कि वो हंगर फॉर पावर मैंने देखी है। उस तरीके के आसपास में व्यक्तियों को देखा है, भले ही मैं नहीं हूँ लेकिन मैंने कई बार देखा है। और कई बार सिर्फ स्क्रिप्ट इटसेल्फ इज़ एनफ टू डील विद दीज थिंग्स, कि आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी जगा देती है कि जो भी कुछ लिखा हुआ है ये तुम में नहीं है, तो आपकी इच्छा प्रबल हो जाती है कि कुछ ऐसा अटेम्प्ट करूं जो कि आपके कैरेक्टर से बिल्कुल इतर हो। और वही चीज़ मुझे मालिक में मदोना का कैरेक्टर करते हुए महसूस हुई, तो वो कोशिश की मैंने। राज भाई बहुत बेहतरीन इंसान है। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि एक जितने बेहतरीन और जितने बैंकेबल स्टार हैं उस तरीके का उनका एटीट्यूड सेट पे बिल्कुल नहीं होता है। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, क्योंकि जब से मैंने सिनेमा समझनी शुरू की, एक अलग तरीके के सिनेमा का प्रारूप 2008-9 के बाद बना है, चाहे वो हासिल हो, गैंग्स ऑफ वसेपुर हो, इस तरीके के सिनेमा जो कि बहुत ही स्टोरी बेस्ड होती है, कैरेक्टर बेस्ड होती है, बहुत रियलिस्टिक होती है। उसमें राज भाई अपने आप में माहिर कलाकार हैं, तो मैं हमेशा उनको नोट करता था, हमेशा उनके ऊपर मेरी नज़र रहती थी कि एक अभिनेता के तौर पे मेरे फेवरेट अभिनेताओं की लिस्ट बनेगी अगर जो कभी मैं बताऊं तो उसमें राज भाई ज़रूर होंगे। तो उनके साथ एक बड़ी इच्छा थी कि उनका काम करने का तरीका कैसा है, तो बहुत ही बड़ी ख्वाहिश पूरी हुई जब पता चला कि राज भाई हैं उसमें। राज भाई सॉर्टेड जितने हैं, जितना बढ़िया उन पे क्राफ्ट पे उनका कमांड है, उससे कहीं ज़्यादा मतलब वो ऐसे ह्यूमन है जो कि सेट पे ये हमेशा क्यूज़ के लिए खड़े रहते हैं, ना सिर्फ मेरे लिए, हर छोटे बड़े कलाकार के लिए क्यूज़ पे खड़े रहते थे। वो एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाते हैं जहाँ पे साथी कलाकार उनसे कहीं भी जाके किसी भी तरीके की चीज़ें सजेशन ले सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। शेयर सीन की डेवलपमेंट पे वो काम करने वाले इंसान हैं।
साथ ही उनके साथ ये भी बहुत खूबसूरत चीज़ थी कि उनका डेडिकेशन जो है आज भी उसी लेवल पे है जिस लेवल पे शायद उनके शुरुआती दिनों में रहा होगा। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद उनके पाँव ज़मीन पे हैं, उनकी सेंसिबिलिटी ऑफ सिनेमा जो है एक्सट्रीम लेवल की है। तो एक मेंटर काइंड तरीके का दोस्त जो आपकी ज़िंदगी सेट पे आसान बनाए वैसे इंसान है। तो एक्सपीरियंस तो बहुत बेहतरीन रहा। देखिए, जमतारा जब आई थी मेरी लाइफ में तब मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं था। जमतारा मेरे लिए पहला ब्रेक था, तो वो उस समय क्या इमेज बनी ये मुद्दा नहीं था, उसमें काम मुद्दा था, उसकी सफलता मुद्दा थी और दर्शक मुझे एक अभिनेता के तौर पे जाने ये मुद्दा था। मालिक जब मैं करने जा रहा था तो ये बड़े स्केल की सिनेमा है, कमर्शियल सिनेमा है, और ये ज़रूर ख्याल था कि किसी भी तरीके से 70 mm पे आपको जो 70 mm का पर्दा आपको स्थायित्व देता है इस इंडिया में, वो शायद कुछ और कभी भी नहीं दे पाए। उसकी कमर्शियल सक्सेस का एक अलग फीलिंग होती है। तो मालिक करते वक्त ये ज़रूर था कि जो मैं हमेशा कैरेक्टर्स ढूंढता हूँ कि कैरेक्टर्स में वो चीज़ होती है। तो जमतारा ने वो जो बेस बनाई थी उसी के आधार पे आज ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वो मिल रही हैं मुझे। तो मालिक के कैरेक्टर में जो लेयरिंग थी, जो आर्क था उसका, और जो ट्विस्ट इन द टेल ऑफ काइंड ऑफ जो चीज़ थी, वो बहुत इंट्रीग की उसने मुझे। और ये कोई प्रेशर के तौर पे नहीं है, तो आर्टिस्ट की जील होती है कि अलग अलग तरीके का कैरेक्टर करे वो। देखिए, एक चीज़ मैं बताता हूँ, कैरेक्टर्स तो कैरेक्टर्स है, ग्रे शेड ज़्यादा मुश्किल होता है कई लोगों के लिए, पर मैंने मतलब बहुत ग्रहण में जो किरदार था मेरा, ग्रहण में इंडस्ट्री ने ही वो काम दिया है मुझे। ग्रहण में जो किरदार था मेरा वो बहुत ही प्यारे से इंसान का था जिसके अंदर बहुत सारा प्रेम छुपा पड़ा है। एंड आई एम थैंकफुल टू रंजन सर की वो काम मुझे मिला था। 12th फिल्म में जो कैरेक्टर है मेरा वो कहीं से ग्रे नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ही डेप्थफुल इंसान है जिसके जो वो ऐसा अननोटिस्ड पर्सन ऑफ द सोसाइटी है जिसको हम सोसाइटी का ऐसा अननोटिस्ड पर्सन है जिसको हम सब लोग देखते हैं और उसके लिए सिंपैथाइज करते हैं, पर उसके बड़े भाव को समझ नहीं पाते। तो वो तो इंडस्ट्री ने मुझे बैलेंस काम दिया और आई एम हैप्पी दैट इंडस्ट्री इज़ प्रोवाइडिंग मी दैट थिंग, गिविंग मी दैट, शेयरिंग मी विद देयर लव। तो ये चीज़ मैं कह सकता हूँ कि शायद मेरे भाव से, मेरी आवाज़ से कहीं ना कहीं कास्टिंग करने वाले डायरेक्टर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो देखते होंगे, इसके लिए देते होंगे। पर मुझे अभी तक बैलेंस काम मिला है, आई एम रेडी कि मेरे को किसी भी तरीके का काम मिलेगा, आई एम रेडी टू डू इट। देखिए, वो प्रोजेक्ट जब बना था वो बहुत अलग विषय है। हम लोग इस चीज़ पर हमेशा हंसते हैं क्योंकि वो प्रोजेक्ट जिस समय बना था उसकी अलग नॉस्टैल्जिक मेमोरीज हैं मेरे पास में। वो काफ़ी जोड़ तोड़, काफ़ी भाव से बना था। कोई स्टार कास्ट नहीं थी इस पूरे में। अमित भैया वॉज द ओनली फेस, अमित भैया एंड देवेंदु दा वॉज ओनली फेस जो उन्होंने पहले काम कर रखा था। तो बहुत रिस्की प्रोजेक्ट था प्रोड्यूसर्स के लिए। शायद उस समय ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आती होगी, पर आज समझ में आता है कि पैसा बहुत ज़रूरी है। उसका तरीके से उसको कितना खर्च किया जाए, कितनी श्योरिटी हो, उसके हिसाब से ही पैसा खर्च करेंगे। तो वो भाव अलग थे। आज जब ये चीज़ें होते देखता हूँ कि जब एक तरीका, जो एक पैमाना दर्शकों का बन चुका है अच्छे प्रोजेक्ट, कॉन्सेप्चुअल प्रोजेक्ट को लेके एक विश्वास बन चुका है, तो डेफिनेटली मेकर्स अब उस पर ज़्यादा विश्वास जगाते हैं, ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। तो वो एक भाव है और साथ ही साथ दर्शकों का एक पता है कि रिस्पॉन्स की, अगर जो आपने काम अच्छा किया तो वो अननोटिस जाएगा नहीं। तो ये बदलाव तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है और ये बहुत ही अच्छा और बहुत बेहतरीन बदलाव है। मैं सीरियसली इसीलिए समझ में आता है कि सिनेमा बहुत इवॉल्व कर रहा है हमारे देश का। देखिए, अब जब नए होते हैं तो कुछ अलग होता है, उनको श्योर नहीं होते हैं आपके बारे में, पर जैसे जैसे आप काम करते हैं आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और उसके थ्रू ही आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। आई एम हैप्पी कि उस समय कम लोग मुझे जानते थे। आई एम हैप्पी कि उस समय हमने स्कारसिटी में काम किया और वही शायद बल देता है कि और बेहतर किया है तो आज बेहतर कंडीशन में, और बेहतर करेंगे तो और बेहतर होगा। तो वो बहुत ही ऑर्गेनिक सा होता है। आज शायद कई लोग हैं कि जिनको हम कम जानते हैं, लेकिन अगर जो उनके काम के थ्रू लगातार हम देखते हैं तो उनके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। तो उसी तरीके से अगर जो मुझे वो रिस्पांस मिला जो कि बहुत ऑर्गेनिक है या सांसारिक है, उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मुझे तो लगता है कि यही है जो होता है। देखिए, इस नेपोटिज्म वर्ड से मुझे ना थोड़ी सी मुझे वृहत आंसर देने का हमेशा मन करता है इसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे कोई परेशानी ही नहीं है इस चीज़ से। मैं अपने गाँव का बच्चा, मेरे घर में, मैं अपने गांव में अगर जो मैं कुछ काम करना चाहूँगा तो मेरे गांव वाले मुझे ज़्यादा वैल्यू देंगे, ना कि कोई बाहर के आके करेगा। तो चूंकि उनके बाप दादाओं ने, उनके पूर्वजों ने एक मेहनत की है, एक अपना नाम बनाया है, नाम कमाया है, तो अगर जो वो कुछ भी कर रहे हैं तो उनका डेफिनेटली उनका मिलना चाहिए। पर ये चीज़ आप अच्छे से जानते हैं कि एक एक्टिंग ऐसी चीज़ है जिसमें, और ये हर एक फील्ड में होता है, लेकिन एक्टिंग ऐसी चीज़ है जिसमें वहीं पे कुछ लोग स्टार बने हैं और वहीं पे कई नाम ऐसे हैं जो अननोटिस चले गए, चाहे उनको कितना भी मौका दिया गया हो। तो वो तो एक अलग चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जैसे हैं, हम लोग जैसे कलाकारों के लिए आप मीडिया पर्सन या ऑडियंस
अगर जो उस तरीके से रिस्पांस देने लगे कि 5-6 नोटेबल काम करने के बावजूद भी अगर जो आप मेरे जैसे कलाकार को या कई और भी एक्टर हैं जिनको लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस देते रहे, उनके बाद उनको एक पास काम नहीं है, तो वो वेटेज और वो सारी चीज़ें तो मीडिया और ऑडियंस का काम है कि उनको उस तरीके से लेना चाहिए कि अगर जो आपने ज़्यादा प्यार दिया, आप हमारे लिए सिनेमाघरों में पहुँचे, आज अगर जो मुझे एक काम मिलता है या किसी ऐसे कलाकार को कि काम मिलता है, फॉर एन एग्जाम्पल अमित सियाल का नाम लीजिए, हर जगह वो आपको बेहतरीन काम करते नजर आते हैं, पर आप उनको लीड रोल में नहीं देखेंगे, आप नहीं लेके जा रहे हैं अभी तक सिनेमा में उनको, उनके लिए कोई प्रोड्यूसर खड़ा नहीं होगा। लेकिन वही चीज़ है कि और कोई दूसरा अगर जो आता है, चूंकि जिसका नाम उनके पूर्वजों ने बना रखा है, तो वो पूरा सब लोग सिनेमा घर में पहुंचते हैं। तो ये काम तो मैं मानता हूं कि मीडिया का भी होना चाहिए। मुश्किल तो काम तो मुझे मिल रहा है, तो मैं ये इस चीज़ को भी डिनाई भी नहीं करूंगा कि टैलेंट के बेसिस पे काम नहीं मिलता है। मैं भी उसका प्रोडक्ट हूँ जिसको काम मिल रहा है। ऑब्वियसली होना ज़रूरी होना रह गया है, क्योंकि आप रणबीर कपूर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनका ऑलरेडी उतना बड़ा है, उनका फैन बेस इतना है कि वो ना चॉइस ले सकते हैं। हम जैसे एक्टर्स के लिए जिनको हर जगह पे, क्योंकि कई जगह कास्टिंग के प्रोसेस में ये चीज़ होती है कि उनको इंस्टाग्राम के नंबर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि उनको लगता है उनका फ़ैन बेस जितना बड़ा रहेगा व्यूअरशिप उतनी ज़्यादा मिलेगी। और बहुत बेसिक ये डेटा और फैक्ट्स वाली बात है। तो कहीं ना कहीं वो ऑडियंस मिल जाती है, वो मार्केटिंग का जो एडवर्टीजमेंट मिल जाती है, तो ये ऑर्गेनिक प्रोसेस है। मैं इसमें कुछ गलत और बुरा नहीं मानता। ये चीज़ हुई है और इसमें मुझे कोई दो राय नहीं लगती। मुझे लगता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन हाउसिंग का या उनके डायरेक्टर का ये कॉल रहा होगा कि उनको इस तरीके का आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि एक सर्टेन क्राइटेरिया है किसी का और उस क्राइटेरिया में आप फिट नहीं आते तो वो लोग गलत हैं। उनका पहले से है और वो टैलेंट से ज़्यादा उस नंबर पे बिलीव कर रहे हैं, तो मुझे कोई दो राय नहीं। और जिसको कास्ट किया मे बी वो कम टैलेंटेड होगा, ये ज़रूरी भी तो नहीं है। अभी तक तो नहीं हुआ है, भगवान करे ना हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात है। मोर लाइकली इफ़ यू आर कैपेबल इनफ टू हैंडल एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, आप अपने आप कंगना रनावत जैसे एक्ट्रेस आपके सामने है कि जो बहुत छोटी सी जगह से आती हैं और वो हर तरीके के रोल, और इंडिया की मर्लिन स्ट्रिप कही जाती हैं वो, तो आप समझ सकते हैं कि अगर जो आप में पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, यू कैन गो टू एनी एक्सटेंट। आप चाहे वो सुशांत सिंह हो, चाहे वो सिद्धार्थ हो, ये इन सब का नाम लीजिए, बहुत छोटे से जगहों से आते हैं, ये बहुत बड़े मतलब घराने से नहीं हैं और रूरल एरिया से आते हैं। उसके बावजूद चाहे पंकज त्रिपाठी भाई, आज हर जगह वो दिखते हैं और एक अलग लेवल का अटर मोस्ट रिस्पेक्ट उनके लिए दिखता है। तो ये आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। एक बार आपको जनता ने स्वीकारा, प्यार दिया, तो आप जितना बेहतर करते जाओगे, गिवन द अपॉर्चुनिटी, आप उतना ही बेहतर होते जाओगे और सब कुछ मिलेगा आपको। लास्टली हम 3 एक्टर्स का नाम लेते हैं, हम उनको कैसे रेट करें? रेट मैं कहाँ से कर पाऊँगा? मतलब कि उनके काम को कैसे फॉलो करते हैं? जी बताइए। तो एक तो शाहरुख खान साहब और एक जो है सलमान खान है और एक जो है ऋतिक रोशन। शाहरुख खान, मतलब आप उनका नाम ले रहे हैं खान साहब का, कि इश्क का एक दौर चलाया उन्होंने कि आफ्टर अमिताभ बच्चन जो एंग्री यंग मैन का जो उन्होंने एक ऑरा दिया था, उसके बाद प्यार का एक आशिक का ऑरा दिया है शाहरुख खान ने, और आज तक उनके मतलब एक एक भाव से, एक एक चीज़ से प्यार टपकता है। वो जितना मैं कहता हूँ कि देयर आर 2 पर्सन जिनके काम को भी मैं उतना एडमायर करता हूँ, उनके इंटरव्यूज़ को भी उतना ही एडमायर करता हूँ। उसमें शाहरुख खान और MS धोनी आते हैं, क्योंकि जितनी इंटेलेक्चुअलिटी दिखती है उनमें और जितना डेडिकेशन दिखता है, वो सब कुछ सामने है। एक बहुत छोटी सी जगह से, वही एग्जाम्पल है, शाहरुख खान भी इनका एग्जाम्पल, एक बहुत छोटी जगह से, बहुत मॉडेस्ट फैमिली से आने के बाद उन्होंने इंडस्ट्री रूल किया है। वो अभी तक रूल कर रहे हैं और अभी भी दर्शकों का, ऑडियंस का उतना प्यार मिला। सलमान खान जैसा जनता का प्यार शायद ही किसी को मिला होगा। दो ऑरा वो क्रिएट करते हैं, जिस तरीके का उनका व्यक्तित्व है वो अपने आप में बेहतरीन है। वो एक राजा की तरह ज़िंदगी जीते हैं। और रही बात ऋतिक रोशन तो क्लोज टू हार्ट हैं, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि उतने करिज्मेटिक डांसर कोई इंडस्ट्री में आज तक पैदा हुआ है। कि डांसर नो डाउट गोविंदा रहे, मिथुन चक्रवर्ती रहे और लिस्ट ख़त्म नहीं होगी, पर ऋतिक रोशन जैसा डांसर आई थिंक जो जितनी खूबसूरत वो डांस करते वक्त लगते हैं, मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक कहीं भी किसी भी को देखा है कि एक पर्सनालिटी है, करिज्मेटिक पर्सनालिटी है, एक चेहरे पे एक हीरोइज्म है और एक सौम्यता है, सब कुछ वो कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वो इंडिया के इंटरनेशनल स्टार बनने की उनकी भी पूरी कैपेबिलिटी थी। 3-4 प्रोजेक्ट है। नेटफ्लिक्स पे अका आने वाली है, जो नेटफ्लिक्स के स्लेट में है। अका और दिल्ली क्राइम है, ये नेटफ्लिक्स पे है। ये अका को यशराज के प्रोडक्शन में है
धर्मा शेट्टी ने उसे डायरेक्ट किया है। दिल्ली क्राइम 3 है। जियो पे 2 शोज़ हैं। एक मनीष मल्होत्रा प्रोडक्शन में फिल्म है जो कि टिस्का चोपड़ा जी ने डायरेक्ट की है, और एक छोटी सी प्यारी सी वेब सीरीज़ है, अखिल सचदेवा ने उसे डायरेक्ट किया है। छोटे शहर की प्यारी सी कहानी है, हजामत वो आने वाली है। तो दीज आर अभी स्लेट में तो शायद इतना ही है, इस साल के स्लेट में यही है। और दर्शकों से मैं क्या कहना चाहूँगा, दर्शकों से कहना चाहूँगा कि मैं ऐसे ही शिद्दत से, मेहनत से अपने आप को तैयार करके आपके सामने आता रहूँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपकी जो है एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरूँ। आप वैसे ही प्यार बरसाते रहिए। आपके लिए मैं हमेशा तैयारी कोशिश करता रहूँगा।